बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल व्यू। मैं हूं आपके साथ मशल बुखारी। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सैयद आसिम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं आसिम साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। नाज़रीन, आज भी हम चूँकि कल हमने बात की थी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की और उनके पाकिस्तान की मईशत में कंट्रीब्यूशन की, और इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमेशा से कंट्रीब्यूट करते रहे हैं पाकिस्तान की मईशत में। लेकिन हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़ास तौर पे इमरान खान साहब के नाम पे जिस तरह से जो एक ट्रस्ट डेफिसिट था उसमें कमी आई है, और फिर जो ट्रांसफ़र ट्रांजैक्शन की जो फैसिलिटीज़ जो हैं और उसमें जो आसानियाँ पैदा की गई हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के ज़रिए इस हुकूमत के दौरान, गुज़श्ता 2 सालों के दौरान, 2.5 सालों के दौरान, उसके नताइज हमारे सामने बतदरीज जो हैं वो आ रहे हैं, जिसका इजहार वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपनी एक ट्वीट के ज़रिए किया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि RDA यानी रोशन डिजिटल अकाउंट्स जो है, जो स्कीम शुरू की गई थी, प्रोग्राम शुरू किया गया था ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए, अहम संग मील उबूर करते हुए अकाउंट जुमे के रोज़ी, जुमे की उन्होंने बात बताई कि $1.5 अरब क्रॉस कर चुका है, विच इज़ अ रिकॉर्ड, विच इज़ बिग। और इस तरह नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट जो है उसमें भी $1 अरब की सरमायाकारी की गई है। 2 माह में अकाउंट्स और डिपॉजिट की मद में $1 अरब एक नया रिकॉर्ड है। सो ये बड़ी खुशाइन बात है आसिम। ये एक तो ट्रस्ट डेफिसिट जो मैंने बात की, जो हमेशा से रहता था हर हुकूमत के दौरान, शायद उसमें भी कमी हुई है, और दूसरे फैसिलिटेट जिस तरह से किया गया। शानदाना गुलजार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी कॉमर्स। बहुत शुक्रिया शानदाना साहिबा आपके वक्त के लिए। शानदाना साहिबा, बड़ी मुबारक हो, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अचीवमेंट्स हैं, पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइन बात है। जो आशारिया हमें मईशत के जो है वो नज़र आ रहे हैं, जो अंदाज़े या टारगेट्स थे, ये उसके हिसाब से जो हमें रफ्तार है इन अकाउंट्स के खोलने की, और जो आ रही हैं रेमिटेंसेस या इसमें जो डिपॉजिट हो रही है रकम, क्या ये उसके हिसाब से है या तवक्कुआत से ज़्यादा है ये रिजल्ट? जी, शुक्रिया मशाल। एक तो थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन करूँ शुरू से कि ये जो है, मैं पार्लिमानी सेक्रेटरी कॉमर्स नहीं हूँ। मैं जी रिजाइन कर चुकी थी पिछले साल, क्योंकि हमने पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत कामयाबी दी इंटरनेशनल फ्रंट में। हमने कॉमनवेल्थ चले, आपकी वैसे बड़ी इंपॉर्टेंस है, आप बोलती इतना अच्छा है और आपके पास नॉलेज इतना होता है कि हमारी कोशिश होती है हम आपको मदद करें। जी, वेरी काइंड। ख्याल रखिएगा, तो आपने मुझे दी है, ये सारी कौम के लिए गुब्बारे बात है, क्योंकि ये जो, अगर आपको याद है, जब नई नई हमारी हुकूमत आई जी, और अक्सर एक सियासी तौर पर इतना होता था कि खान साहब तो पाकिस्तान में अकाउंट खोलेंगे। ख्याल से कुछ आवाज में सिग्नल्स का प्रॉब्लम है जहाँ पे कनेक्टिविटी है। शानदाना साहिबा, हम कोशिश करेंगे आपसे दोबारा रब्ता हो सके, क्योंकि थोड़ा सा ऑडियो का इशू आ रहा है। ये जो टारगेट की मैं बात कर रही थी, अभी तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लेबर तबका है, जैसे सऊदी अरब में, UAE में, जो इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, अवेयरनेस नहीं है, उनको इतना ज़्यादा पता नहीं कि किस तरह अकाउंट खुलवाना है, क्या करना है। उसके बावजूद जो हम रफ्तार देख रहे हैं अकाउंट्स के खुलने की, और उसमें जिस तरह से डिपॉजिट हो रही है रकम, बड़ा ज़बरदस्त है ये रिकॉर्ड। इनफैक्ट पाकिस्तान की तारीख में जी बिल्कुल, क्योंकि अगर आपको याद होगा बजट से पहले जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आई थी उसमें 26% इंक्रीज शो कराया गया था जो रेमिटेंसेज आई थी, विच इज़ वेरी हाई साइड। इनफैक्ट पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं आया। ये एक एतमाद नंबर 1, जिस तरह आपने ओपनिंग में बात की है, इब्तिदाइया में अपने बयान किया, और वो इकदाम जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को लेकर हैं, जिस तरह हम कल वोट के हक के हवाले से बात कर रहे थे, और दूसरा जो शफाफियत की वज़ीर आज़म ने बात की है, जो नैरेटिव वज़ीर आज़म का 23 साल से था, और वो एहतिसाब की बात कर रहे हैं, करप्शन के खात्मे की बात कर रहे हैं, तो लोगों का जो इलीगल चैनल्स के जरिए पाकिस्तान भेजने का सिलसिला था, जी हमारे साथ आ चुकी हैं उन पे। शानदाना साहिबा, मैं चाहूंगी आप कंटिन्यू करें। जी शानदाना। संभाला वज़ीर आज़म खान साहब अक्सर कहते थे कि मैं जब आऊंगा तो लोग पाकिस्तानी अपने डॉलर भेजें, किधर है वो डॉलर? ये मेरे ख्याल में सिग्नल्स का इशू है, कम्युनिकेशन। जी बिल्कुल, और आवाज़ चूँकि हमें क्लियर आ नहीं रही है,
तो हम दोबारा कोशिश करते हैं, शानदाना साहिबा अगर आ जाती हैं, सिग्नल्स का ये इशू रिजॉल्व हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, वरना आसिम साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं। इसमें हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नज़र आती है, आपको याद होगा हवाला, हुंडी, फिर फैटफ की भी जिक्र किया जाए, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें मेंशन होती थी, मनी लॉन्ड्रिंग की बात की जाती थी, लीगल चैनल्स का इस्तेमाल की बात की जाती थी। फिर पाकिस्तान खास तौर पे जिस कर्ब से गुजरा, कर्बनाक सूरत हाल से, जब दहशत गर्दी का और तकरीबन ओवर 2 डेकेड्स ऑलमोस्ट हम जिस तरह कुर्बानियाँ दी, 70,000 से ज़ायद जानों का नजराना पेश किया, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी था और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। सिंसियरिटी लेवल देखने की बात होती है, जो माजी की गवर्नमेंट्स रहीं उन्होंने इसके ऊपर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। आपका एक बहुत बड़ा डायस्फोरा है जो कि बैरून मुल्क आपको रिप्रेजेंट करता है कल्चरल एम्बेसडर के तौर पर, या पाकिस्तान को अपने अंदाज में जो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की पहचान बनते हैं, उनके खून पसीने की कमाई जो कि आपकी इकोनॉमी में बैकबोन की हैसियत रखती है। हमेशा से अगर हम देखें रेमिटेंसेस जो आती हैं, लेकिन उनका वाया डिफरेंट होता था, और आज पाकिस्तान की वो अवाम जो मुल्क से बाहर है, उन्होंने अपना एतमाद शो कराया है और ये अभी कम है। इसमें आइंदा आने वाले दिनों में आपको इस पे और ज़्यादा इजाफा नज़र आएगा और ये चीज़ें पाकिस्तान के लिए एक ऐसी जैसे कहते हैं ना नवीद है, खुशी की अलामत है कि पाकिस्तानी खास तौर पे जो बैरून मुल्क हैं वो अब इस सिस्टम पे बिलीव करना शुरू हो गए। बिल्कुल। शानदाना साहब एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। शानदाना, मैं हदफ की बात कर रही थी कि जो हदफ रखा गया था या सोचा जा रहा था, और आप जवाब दे रही थी उसका कि ये जो रिजल्ट्स हैं क्या ये उसके मुताबिक हैं या उससे भी बेहतर पेशरफ्त है? देखिए, मेन चीज ये है मिसाल कि जब कोई भी हुकूमत इन्वाइट करती है, मईशत को स्टिमुलेट करती है, मईशत को बढ़ाने की कोशिश करती है और अंदरूनी मुल्क डॉलर्स की रिक्वेस्ट करती है कि जी आप यहाँ पे बिजनेस सेटअप करें, यहाँ अकाउंट लगाएं, उसके पीछे एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट जिसे हम सिग्नलिंग बोलते हैं। चाहे वो गैर मुकीम पाकिस्तानी हो, चाहे वो अंदरूनी मुल्क पाकिस्तानी हो, हर बंदे को अपने पैसों पे रिटर्न चाहिए होता है। उनको ये सिक्योरिटी चाहिए होती है कि मैं जो पैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी में, पाकिस्तान की मईशत में लगा रहा हूँ, मुझे इसका रिटर्न मिलेगा अपने खानदान के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने पैसे पे। ये अगर आप याद पहले साल में नहीं थी, क्योंकि उस वक्त कोविड बैलेंस ऑफ पेमेंट मसाइल थे, हमें करंट अकाउंट डेफिसिट था, फिस्कल डेफिसिट थे, यानी वो मसाइल थे जिससे उन्होंने महंगाई तो कंट्रोल की थी, लेकिन उसकी वालिया हुआ। उसके बाद आपने देखा सिचुएशन बदली, महंगाई बढ़ने लगी, सिचुएशन स्टेबल होने लगी और एक बहुत सख्त वक्त गुजरा हमारी आवाम पे। ये जो आप देख रहे हैं, दोनों रोशन डिजिटल अकाउंट का भी और नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट का भी, इसका एक सिग्नलिंग की ग्लोबल सिग्नलिंग होती है। और आप आज कोई भी नेदरलैंड्स का हो, न्यूयॉर्क हो, किसी भी ग्लोबल अखबार को देखते हैं, वो आपको यही बताएंगे कि इन्वेस्टर्स गैर मुकीम जो पाकिस्तानी हैं वो इसलिए आप इन्वेस्ट करें कि उनको अब नजर आ रहा है कि इस पर रिटर्न आएगी। ये बजट जो हमारा सारा था 2021 का, ये ग्रोथ बजट था। और याद रखिए, हर मुल्क, हर शख्स, हर बंदा मेरी और आपकी तरह यही सोचते कि पैसे वहां लगाएं जहां रिटर्न हो, जिसे हम कहते हैं कॉन्फिडेंस, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस हम इसे कहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो इमरान खान साहब, जो वज़ीर आज़म ने बात कही थी, वो कॉन्फिडेंस अब नजर होती आ रही है। इसका यही मतलब है कि सिर्फ उनकी पर्सनैलिटी की बात नहीं है। स्टेट बैंक पे आपको याद है बहुत सरगम लगाई गई थी, बहुत बातें की थी, स्टेट बैंक गवर्नर पे अजीब अजीब सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन क्लियरली स्टेट बैंक इज डूइंग इट्स जॉब एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज डूइंग इट्स जॉब। तो इसमें इंटरेस्ट का भी आता है। अगर शानदाना साहिबा, एक लोगों का इंटरेस्ट ये भी होता है, ख़ासतौर पर लोग ये भी देखते हैं कि जो उनको उसमें मुनाफा मिलना है या इंटरेस्ट मिलना है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। फिर उसके बाद उनका जो पैसा जा रहा है वो सही जगह जा रहा है और सही मानों में उसको महफूज तस्वुर किया जाए। ये दो बहुत अहम फैक्टर्स हैं। जी बिल्कुल, लेकिन देखिए ना, अगर आप पैसे बनाना चाह रहे हैं तो पैसा तो फिर अफगानिस्तान पे बनता है, वो तो बेचारा फ्रंटियर रीजन है, उससे आपकी 100 रुपए पे 35 बन सकते हैं। यहाँ पे रोशन डिजिटल अकाउंट में तो 5%, 7%, 9%, डिफरेंट परसेंटेजेस हैं, 6%। आपका ये हो गया नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट। अगर ज्यादा पैसा कमाना है तो बहुत आराम से कमाया जा सकता है। आप हाई रिस्क इन्वेस्ट कर सकते हैं उन ममालिक में जो अनस्टेबल हो, जैसे ऑयल रिच ममालिक होते हैं, बट अफ्रीका में एक ऐसे ममालिक हैं जो तेल बहुत है उनमें, लेकिन उनमें स्टेबिलिटी नहीं है, जो उनकी गवर्नमेंट में लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं, वहाँ लोग पैसा फिर नहीं लगाते। तो याद रखें, लोग बेशक पैसे के पीछे जाते हैं बिजनेस में, सिग्नलिंग जिसकी मैं बात कर रही थी, लेकिन लोग ये भी चाहते हैं कि हमें नेचुरली ऐसी जगह पे हो, मुनाफा कम हो लेकिन स्टेबिलिटी हो। इमरान खान साहब ने इकोनॉमी एक ठहराव पहले लेके आया। हम अक्सर सद उमर साहब
ठीक। अच्छा शानदाना, एक और सवाल जो बहुत लोग उठाते हैं, स्पेशली जो बाहर रहते हैं, मेरे अपने ऐसे बहुत सारे जानने वाले हैं। आप जानती हैं कि यूएई में, सऊदीया में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में, यूरोप में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लेबर तबका है, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। उनकी अवेयरनेस के लिए आप समझती हैं कि मज़ीद ज़रूरत है, उनको मालूमात फराहम की जाए, उनको बताया जाए अकाउंट किस तरह से, कौन से बैंक्स हैं खुलवाया जाएगा, उनकी रकूम कैसे महफूज रहेंगी, ये सारी चीज़ें शायद इस पर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो अकाउंट्स की तादाद अभी है और जो लोगों की तादाद 90 लाख के करीब ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, उसके हिसाब से आप समझती हैं कि अभी मजीद काम करने की जरूरत है हुकूमत को, और क्या कुछ हो रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए तो शुरुआत है। और हमारा जो देखिए पाकिस्तान से बहुत सारे लोग मैं जानती हूँ यूएई में, जिसे हम लेबर तबका कहते हैं, वो बेचारे पढ़े लिखे हैं, मास्टर्स डिग्री वाले, लेकिन नौकरी नहीं मिलती। तो घर उनको ऑब्वियसली वो प्रेफर करेंगे अब नेशनल्स, यूएई के नेशनल्स के उनको पढ़ी लिखी नौकरियां मिले। तो हमारे लोग फिर मजबूरन कोई भी काम कर लेते थे। याद रखें, मिसाल मैंने अक्सर टीवी शोज पे की है कि आप कभी नहीं देखेंगे पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि अंग्रेज अपने ममालिक छोड़ के पाकिस्तान मुकीम हुए हों। हमारे लोग ही बाहर जाते, वो मजबूरी से जाते, तो किसी से कोई नहीं जाता, पैसे बनाने, रिजल्ट कमाने, घर बनाना। तो ये शुरुआत है। और जो अभी आपने देखा होगा रिसेंटली फॉरेन ऑफिस में जो शेकअप हुआ है, फॉरेन ऑफिस में कुछ लोगों को हटा दिया गया, बल्कि फॉरेन ऑफिस से कुछ लोग वज़ीर आज़म से नाराज भी थे कि आपने हमें पब्लिकली डांट दिया, पब्लिक छिड़क दिया। लेकिन उसके रिजल्ट आ रहे हैं ना। सऊदी में खासकर हमारे कुछ लोगों ने शिकायतें की थी कि हमें अपनी एम्बेसी की जगह में लगता है इंडिया की एम्बेसी पहुंच गए, इस तरह हमारे साथ ट्रीटमेंट होती है। अब फॉरेन ऑफिस में शाह महमूद साहब ने बजट के दिन अनाउंस किया कि एक ऐप बन रहा है गैर मुल्की पाकिस्तानियों के लिए भी और फॉरेन ऑफिस के अफसरान के लिए भी, कि जो भी पाकिस्तानी हो वो उस ऐप पे अपनी शिकायत करे। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर सिटीजन पोर्टल है, और उससे पता चलेगा इन वन शॉट के क्या मसला हो रहा है गैर मुल्की पाकिस्तानियों को। इंशाल्लाह का ख्याल रखा जाएगा। और ये हवाई बातें नहीं है, अभी हमने उनको वोट देने की बात की है, कानून इसके लिए पास की है। ये कभी नहीं हो सकता उनके तहफ़्फ़ुज़, उनके प्रॉपर्टीज और उनके एसेट जो पाकिस्तान में है, ये भी वज़ीर आज़म का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अगर हम देखें पीएम पोर्टल के ऊपर बाकायदा इसके ऊपर खास तवज्जो दी जा रही है। बिल्कुल। अच्छा शानदाना, इन अकाउंट्स में रकूम के जरिए जो डॉलर की सूरत में रकम आ रही है, ये कितनी ज़बरदस्त बात है, और क्या हमारी जो बैनुल-अक़वामी पेमेंट्स हैं, चाहे वो हमारी इंपोर्ट्स की मद में हो या कर्जों की मद में हो, उस पर कितना इसका फर्क पड़ेगा? देखिए, अब डॉलर आपको क्यों चाहिए अपने अकाउंट में? आपको डॉलर इसलिए चाहिए आपके अकाउंट में क्योंकि अगर आप जब बाहर से खरीदारी करते हैं वो डॉलर में होती है, रुपए में नहीं होती है। और बहुत सारी चीजें पाकिस्तान में जो नहीं बनती, जिसका मैंने पिछले साल बजट में भी जिक्र किया था कि ना तो हम केमिकल इस मुल्क में बनाते हैं, एक डीएपी हम बोलते हैं, एक किस्म का फर्टिलाइजर जो हम ज़राअत में इस्तेमाल होती है, वो भी पाकिस्तान में नहीं बनता। अच्छा, दालें हम 75% न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से बनाते हैं। दाल तो एक बेसिक खुराक है, ऑस्ट्रेलिया में तो कोई खाता नहीं है, वो भी हम इम्पोर्ट करते हैं, तो आपको पैसे चाहिए। खुर्दनी तेल वो भी हम इम्पोर्ट करते हैं, इस मुल्क में नहीं बनता। तो माजरत के साथ जो पुरानी हुकूमतों की गलती मैं कह सकती हूँ, बदनीयती में ना भी कहूँ, क्या आपने देखा भी नहीं कि ये मुल्क कैसे बढ़ रहा है? मालदार मालदार होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, मिडिल क्लास श्रिंक हो रही है। तो ये जो डॉलर्स की बात है, ये बहुत आपका एक वाइट स्केप है। आपका पेट्रोलियम सारा इम्पोर्ट होता है। अब इस तरह गवादर का जो है प्रोजेक्ट और सीपेक ये आगे बढ़ेगा, तो हमारी जो बरामदात पे डिपेंडेंसी है, दरामदात पे जो डॉलर से हम खरीदते हैं, ये उसके लिए भी इंशाल्लाह होगा। तो सिर्फ छोटी सी अमाउंट है, $1 बिलियन। हमें कम से कम अपनी एक्सपोर्ट को 30-35 बिलियन डॉलर तक कुछ लेके जाएंगे तो कोई इसका सेंस बनेगा। इसको आपको एक ओवरऑल तरीके से देखना है कि पाकिस्तान के लिए डॉलर क्यों जरूरी। डॉलर इसलिए जरूरी है कि आप जिस चीजें बाहर से खरीदते हैं, जरूरी चीजें के लिए डॉलर चाहिए, और जब आप उस चीज मुल्क में बनाते नहीं है, आप फिर रुपये को कन्वर्ट कर करके डॉलर में आप मुल्क करना हैं। तो इसलिए ऑल्दो ये शॉर्ट टर्म चीज है, छोटी चीज है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म कॉन्टेक्स्ट अगर आपने कल तरीन साहब की तस्वीर सुनी हो, वो बार बार ये कह रहे थे कि एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट। जब तक आपके पास एक्सपोर्ट का पैसा, एक्सपोर्ट के डॉलर नहीं आएंगे, पाकिस्तान एक ग्रोथ और डेवलपिंग कंट्री जो सही मानों में है वो नहीं हो पाए। चलें, जो हमें रफ्तार नज़र आ रही है इंशाल्लाह उम्मीद जो है वो रखनी चाहिए, और बड़ा पॉजिटिव ये अशारिये जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया शानदाना आपके वक्त के लिए। और आसिम, एक तो ये मईशत के हवाले से अच्छी खबरें, दूसरी ये कि हम देख रहे हैं इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि गुज़श्ता हुकूमतों में टूरिज्म जैसा जो एक बहुत ही अहम शोबा है, जिसका मईशत में बड़ा किरदार होता है, बहुत किरदार है। और दुनिया में अगर आप देखें इस वक्त, तो जो यूरोपियन टूरिज्म की बात की जा रही है, उसको अगर हम देखें तो 782 बिलियन यूरो
उनकी जो एनुअल उसमें इकॉनमी में ऐड होता है, उनकी मईशत में ऐड होता है। फिर उसके बाद अगर आप साउथ एशियन उसकी बात करते हैं तो 393 बिलियन यूएस डॉलर जो साउथ एशियन कंट्रीज के जो टूरिज्म है। सिर्फ ये कोई खूबसूरत मकामात ही की सियाहत नहीं होती, इसमें रिलीजियस टूरिज्म है, इसके अंदर हिस्टोरिकल जो टूरिज्म है। आपके पास पाकिस्तान में ईरान देख लीजिए, हालांकि कितनी सैंक्शंस हैं, सऊदी अरेबिया को आप का उनका जो मेन जरिया है वो एक ये है। सऊदी अरब तो जाहिर है वो है। इसमें हमने देखा वजीर आजम इमरान खान साहब का विजन, क्योंकि अगर आप इनकी लाइफ को अगर देखें, इन्होंने जो अपनी बुक्स लिखी हैं उसमें भी आप अगर देखें तो उसमें एक चीज़ नज़र आती है कि उन्होंने पाकिस्तान के वो मकामात जिसमें टूरिज्म के हवाले से बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी हैं, पूरे पाकिस्तान का उन्होंने एक एक जगह देखी है। ख़ासतौर पे हम नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करें तो ये वो मकामात हैं जिसमें दुनिया को अभी बहुत सारी, जैसे कहते हैं ना, अनटैप्ड। असल में जो बुनियादी ज़रूरत है ना वो ये है कि प्रमोट किया जाए, दुनिया को ये बताया जाए कि पाकिस्तान किस कदर खूबसूरत यहाँ पर सियाहती मकामात हैं। हमारा गिलगित बल्तिस्तान है, हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, आप हमारे जो पहाड़ी सिलसिले हैं उनकी बात करें तो दुनिया के बेहतरीन और सबसे ऊंचे जो पहाड़ी सिलसिले वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। हमारे रिलीजियस मकामात, करतारपुर राहदारी को जिस तरह से खोला गया, ये तो खैर बाद में जो हालात हुए वो हमारे सामने, लेकिन किस तरीके से अट्रैक्ट किया गया इतनी बड़ी एक बरादरी, सिख बरादरी को पाकिस्तान के अंदर। और फिर जो हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जिनमें हड़प्पा है, जिनमें मोइंजोदारो है, जिनमें टेक्सला है, ये तमाम मकामात दुनिया को ही बताया जाए। इसमें हमारे मीडिया का भी बड़ा किरदार है और हुकूमत का बड़ा किरदार है कि वो बताए कि पाकिस्तान के अंदर क्या क्या किस कदर कुदरती जो अल्लाह ताला ने नेमतें हमें दी हैं वो मौजूद हैं, और ताकि लोग जो हैं वो अट्रैक्ट हों। इसमें मिशेल एक और चीज़ मैं बताऊं, जहाँ पे हम रिलीजियस की बात करते हैं उसमें हम आप जो टेक्सला की, क्योंकि हमारे गेस्ट हमारे साथ हैं तो मेरे ख्याल में पहले हम उनको में शामिल कर लेते हैं। मिनिस्टर टूरिज्म गिलगित बल्तिस्तान राजा नासिर अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और हमने खास तौर पे चूँकि गिलगित बल्तिस्तान की बात, हम ये हो नहीं सकता टूरिज्म की बात और इस खूबसूरत जन्नत नज़ीर इलाके की बात ना हो। बहुत शुक्रिया राजा नासिर अली खान साहब आपके वक्त के लिए। नासिर साहब, एक तो ये कि बड़ी खुसूसी तवज्जो जो है वो गिलगित बल्तिस्तान पर दी गई है। बड़ा अफसोस होता था कि इस कदर खूबसूरत जो ये यहाँ पे मकामात हैं, जब हम वहाँ जाते हैं तो जो बुनियादी फैसिलिटीज़ हैं वो हमें नज़र नहीं आती थी। जैसे होटल्स यानी रिहाइश की फैसिलिटीज़ हैं, खाने पीने की हैं, सफाई का इंतज़ाम है, रोड स्ट्रक्चर जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर वो मौजूद नहीं था। तो अब जो बजट में खास तौर पे एलोकेट किया गया है गिलगित बल्तिस्तान के लिए, थोड़ा सा बताइए कि वो कौन से प्रोग्राम्स हैं जिन पर काम शुरू हो गया है या होने जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया मिशेल, आप पीटीवी का सबसे पहले मैं शुक्रिया, हमेशा से गिलगित बल्तिस्तान के टूरिज्म के ऊपर आपकी नजरें रहती है और हमेशा से यहाँ के वसाइल और मसाइल के ऊपर आप डिस्कस करते रहते हैं। देखें, सबसे पहले तो बजट में जो पहली चीज जो है कि हम गिलगित बल्तिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ही हमारा जो है, जो कि एक कामयाब सक्सेसफुल टूरिज्म के लिए बहुत अहमियत का हामिल रखता है। यहाँ पे वाकई में जो पिछले दौर में यहाँ पे बिल्कुल ही नजरअंदाज किया गया यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़कों की हालत जो आपके सामने, और होटल्स वाकई में यहाँ पे उस लेवल के नहीं है जो होना चाहिए। लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे बहुत बेहतरीन होटल्स के लिए हमने मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स को इन्वाइट किया है और गवर्नमेंट भी इसमें काफी इंटरेस्ट ले रहा है। काफी अच्छे खासे बजट अमाउंट हमने इसके लिए मुख्तस किया है इस बजट में। और दूसरी बात ये है कि हम होम स्टे के जो कंसेप्ट है, खास के विजन को फॉलो करते हैं, वो भी इंशाल्लाह अभी एक महीने के ऐसे शुरू करने जा रहा है कि अगर कोई पर्सनली अपने घरों के साथ कोई अगर होम स्टे के जो कंसेप्ट है उसको अगर करना चाहते हैं, इसके अंदर गवर्नमेंट ने उसको फुली सपोर्ट कर रहा है। और आने वाले जो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज में है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हमें जो मुश्किलात दरपेश आ रहे थे, उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन हमारे पास इस होम स्टे का कंसेप्ट है। उसके साथ साथ हमारे पास जो पीटीडीसी जो एक 1.5 साल से बंद, उसको हम रीओपन कर रहे हैं इंशाल्लाह, आउटसोर्स कर रहे हैं, उसको पीपीपी मोड पर लेके आ रहे हैं ताकि बेहतरीन फैसिलिटीज उसको जो है ना मैनेजमेंट लोगों के लिए फैसिलिटेट किया जाए। तो सही। अच्छा, एक बड़ी जो बुनियादी सहूलत है वो रिहाइश की है, और अनफॉर्चुनेटली एक तो पाकिस्तान में जो हालात रहे, हमने जिस मुश्किल दौर से हम गुजरे हैं उसकी वजह से हमारी होटल इंडस्ट्री जो बड़ी मुतासिर हुई। इस इलाके में खास तौर पे आप इन्वेस्टर को किस तरह से अट्रैक्ट कर रहे हैं होटल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने के लिए? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास ऐसे मौके हैं होटल इंडस्ट्रीज के लिए, हमारे पास बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है।
बेस्ट मेरे ख्याल से राजेश साहब की आवाज सिग्नल्स का कोई इशू है। आज अब वो लोग मौसम भी वापस खराब आ है रहे हैं और इसको जी आपकी ऑडियो में नासिर साहब कुछ जी जी अब आप बोलिए, मेरे ख्याल में कुछ थोड़ी बेहतर है। जी मिशेल, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल आ रही है, क्लियर आ रही है जी। देखिए मिशेल, असल में पिछले जो 2-4 साल पहले इस इंडस्ट्री के ऊपर खास तवज्जो ना होने की वजह से और कोविड की वजह से काफी मुश्किलात थी। इसकी वजह से होटल एसोसिएशन होटल की तरफ लोगों ने कम रुझान, लेकिन माशाल्लाह से हमारे पास इस वक्त ठहरने के लिए रखने के लिए हमारे पास टूरिस्ट की जगह तक नहीं है। इस हद तक लोग अब यहाँ पे आने के लिए अप्रोच कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान की तरफ, स्पेशली तो जब से इंटरनेशनल फ्लाइट्स और नेशनल फ्लाइट्स के जो स्कर्दू के ऊपर है इस वक्त माशाल्लाह से ऑल ओवर फ्लाइट्स हो रहे हैं। डायरेक्ट कराची से, लाहौर से, इंशाल्लाह सून सियालकोट से भी फ्लाइटें शुरू हो रही, तो काफी अच्छा एक माहौल इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में टूरिज्म के हवाले से बन रहा है। और इंशाल्लाह हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हम रेजिडेंशियल कोई इशू ना आने दें। मुख्तलिफ हम कोशिश ये कर रहे हैं कि लोग अपने घरों के साथ साथ जो मौलिका इनके घर हैं उनको होम स्टे के कंसेप्ट चेंज कर रहे हैं, उनको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, हम कर्जे दे रहे हैं छोटे लेवल पर विदाउट इंटरेस्ट, ताकि वो अपने इस इंडस्ट्री को फैलाएं। जी राज साहब, इसमें अगर हम देखते हैं कोविड से पहले जो हमारे लोकल टूरिज्म था, लोकल टूरिस्ट था, उसका एक बूम देखा दहशतगर्दी के खात्मे के बाद। आसान इकदाम थे जिसके बाद दहशतगर्दी का खात्मा हुआ और बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों ने इन मकामात का रुख करना शुरू किया। ये भी वक्त आ गया कि टेंट्स प्रोवाइड करने पड़े जीबी गवर्नमेंट को लोगों को ठहराने के लिए। इस वक्त आपने होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस की बात कर ली, लेकिन इससे लिंक जो अलाइड सर्विसेज हैं या इंडस्ट्रीज हैं जिसमें आपने एयरलाइन का जिक्र किया, हुकूमत ने यह भी बड़ा अच्छा इकदाम किया है कि फ्लाइट्स जो शुरू की जा रही हैं। लेकिन क्या आप समझते हैं कि जो ऑटो लैंडिंग सिस्टम और एयरपोर्ट पे फैसिलिटीज का फुकदान था, हुकूमत उस पर भी तवज्जो दे रही है? फिर उसके बाद गिलगित और बल्तिस्तान के दरमियान और सकर्दू की तरफ जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट का इशूज थे और इंडस्ट्री के क़याम के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की भी प्रपोजल्स दी जाती रही, आप कैसे देख रही हैं तमाम मराहिल को? बिल्कुल, पाकिस्तान की तरफ यहाँ की लोकल आबादी 15 लाख है, लेकिन उस वक्त 2018 में तकरीबन 24 से 25 लाख लोगों ने जो है ना यहाँ पे टूरिस्ट आए गिलगित बल्तिस्तान में। तो माशाल्लाह उसी रेशो में है, बिल्कुल इसी रेशो में अभी तक आज 9 लाख तक अबाउट क्रॉस कर चुके हैं लोग, अभी तक आए हैं, मजीद यहाँ पर लोग आ रहे हैं। रुझान है जो पहले 2018 का था। होटलिंग इंडस्ट्री से जो आपने रिलेटेड बात की, जो हमारे जो बात की, अभी स्कर्दू से गिलगित पहले 6 से 7 घंटे का हुआ करते थे, अभी माशाल्लाह तकरीबन इस साल के एंड तक काम कंप्लीट हो, लेकिन ये जो सफर है इस वक्त 3.5 से 4 घंटे का रह गया। तो अगर ये कंप्लीट हो गई इंशाल्लाह स्कर्दू से गिलगित बिटवीन 3 to 3.5 hours यू कैन रीच इन गिलगित। तो ये बड़ा अच्छा कदम है जो हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त पीटीआई की हुकूमत ने बड़ा एक अच्छा कदम उठाया हुआ है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि टूरिज्म ही गिलगित बल्तिस्तान की बैकबोन माना जाएगा। क्योंकि आने वाले बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप नासिर साहब। एक चीज जो इस वक्त अभी हम एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं वो थोड़ी सी कनेक्टिविटी का, जो सिग्नल्स का इशू आ रहा है, और इस वक्त की जो सबसे बड़ी जरूरत है मैं समझती हूँ वो टूरिस्ट हो या बिजनेसमैन हो जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है, वो कनेक्टिविटी है। तो ये इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है, इसके जो इश्यूज हैं वहाँ पे, वो रिजॉल्व करने के लिए क्या काम हो रहा है? मैं इसमें ऐड करता जाऊंगा, कनेक्टिविटी के ऊपर हमने बहुत ज्यादा फोकस की है माशाल्लाह से। एससीओ जिस हिसाब से काम कर रहे हैं यहाँ पे, हमारे इस अंदाजा लगा है कि व्यवसायिक ऑलरेडी आपको सिग्नल 4G के मिल जाए तक हमने वहाँ पे अपने कनेक्टिविटी के लिए वहाँ पे लगाया हुआ है ऑलरेडी वाईफाई, वहाँ पे नेट है, तो 70% फैसिलिटी है। और हम वक्तों में इंशाल्लाह 4G के मुख्तलिफ हमारे पाकिस्तान के जितने भी 4G के बड़ी कंपनियां उनको भी हमने इनवाइट की है कि वो आके यहाँ पे अपने सर्विस दें। लेकिन बहुत बेहतर इस वक्त फैसिलिटीज जो एससीओ दे रहे हैं, काफी बेहतरीन यहाँ के जो इंटरनेट का सिस्टम है बहुत अच्छा जा रहा है। जो
चले, हम उम्मीद करते हैं कि इससे भी मजीद बेहतर होगा, क्योंकि जो एक्सपीरियंस हम कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, मकामी लोगों की जो महरूमियां है उनका अजाला, क्योंकि गुज़श्ता हुकूमतों ने दावे बड़े किए, वादे बड़े किए, लेकिन इकदामात उस तरह से नहीं किए गए। अब आप समझते हैं कि जो प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं उसमें इन लोगों की बेहतरी, इनके लिए रोजगार के मौके, ये तमाम चीजें जो हैं वो किस हद तक इनको मुहैया होंगी, जरा इस पे भी थोड़ा सा अगर आप हमें बता दीजिए हमारे नाज़रीन के लिए। इसमें देखें, इस गवर्नमेंट ने सबसे पहले जो हमने जो फोकस की है वो यहाँ की यूथ को हमने बहुत सारे मौके इस दफा आने वाले बजट में हमारे इस वक्त हम अगर यूथ में लोग थोड़े से कंसंट्रेट करते हैं तो इजी लर्निंग सिस्टम हम कर रहे हैं, और यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर भी हमने अच्छा खासा एक बजट जो है हमने इसके ऊपर रखा है। यहाँ पे मुख्तलिफ छोटे प्रोसेसिंग यूनिट्स, गैम्स मेकिंग प्रोसेसिंग, बहुत सारे एक्टिविटीज है, दस्तकारी एक्टिविटीज है, सोशल ब्यूटी, फैशन डिजाइन एक्टिविटीज, उसके ऊपर भी हमने की है यहाँ के आने वाली जो न्यू जनरेशन है उसके लिए। और उसके साथ जो हमने जो की है एक हॉस्पिटैलिटी इंस्टीट्यूट इस वक्त कर्दू में बनने जा रहा है इंशाल्लाह। ये एक तो मैं एक इस कोर्स मैनेजमेंट कोर्सेज में हॉस्पिटैलिटी के कोर्सेज है तो पास होंगे, इसके अंदर ग्रेजुएशन वो जॉब के आगे जाने मुस्तकबिल को कामयाब करने में बहुत मदद मिलेगी। बिल्कुल सही, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से इक़दाम किए जा रहे हैं ये बराबर हो, ये इनके नताइज जो है वो हमें नज़र आए और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो टूरिज़्म के लिए जो है वो जा सकें। बहुत शुक्रिया राजा नासिर अली खान साहब आपके वक्त के लिए। अच्छा आसिम जी, इसमें आसिम ये जो कनेक्टिविटी वाला इशू है ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम जब इन जगहों पे जाते हैं, जितने भी ये इलाके हैं ये इस कदर खूबसूरत हैं कि बहुत दिल चाहता है कि जब भी आपको टाइम मिले आप विजिट करें, बजाय इसके कि आप मुल्क से बाहर जाएं और आप वहाँ जाके उनको फैसिलिटेट करें, अपने पैसे जो है वो वहाँ पे उनके ज़रिए मुबादला में आप शामिल करें। आप अपने मुल्क में क्यों ना जाके जो है वो सियाहत भी करें, इनको देखें भी, एक्सप्लोर भी करें। लेकिन सबसे बड़ा मसला, एक तो आपको रिहाइश नहीं मिलती अच्छी, आपको अच्छा खाना नहीं मिलता, फिर जो सफाई का जो निज़ाम है और इंतज़ाम है वो उस तरह से नहीं होता। इसमें मेरे ख्याल में सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि हम सब लोगों की भी जिम्मेदारी है जब वहाँ जाते हैं देखना पड़ेगा। अच्छा मिशेल, इसमें एक चीज़ ये है कि अगर आप बात करते हैं हुंजा साइड पे बात करते हैं, चित्राल की बात करते हैं, वहाँ पे लिटरेसी रेशियो आप देखिए सबसे पहले, और उसके बाद वहाँ पर जो उनकी एक वॉलंटियर फोर्स है जिसमें पढ़े लिखे लड़के लड़कियां हैं जो कि इस बात पे अवेयरनेस की बल्कि थोड़ी सी सख्ती भी करते हैं कि अगर आप वहाँ पर जाकर मेरे ख्याल में सख्ती बहुत जरूरी है, ये हुकूमती सतह पे होनी चाहिए। दूसरा, इसमें जब हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं तो वहाँ पे एक तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें उसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो अब दी जा रही है, हुकूमत की तरफ से फोकस भी किया जा रहा है। फिर जो फ्लाइट्स की बात की गई है तो जदीद खतूत के ऊपर जो एयरपोर्ट्स हैं उनकी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान से ही फ्लाइट्स की हमें ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट का भी आना बहुत ज़रूरी है। तो ऑटो लैंडिंग सिस्टम एक बहुत दरीना वहाँ पे उनकी ख्वाहिश थी और ज़रूरत थी टूरिज़्म इंडस्ट्री को इम्प्रूव करने के लिए। फिर आपकी वहाँ पे लोकल सनत जो है, आपका ड्राई फ्रूट की बात की जाती है, और जब आप स्टफ़ करते हैं इनको या इसको प्रोसेस किया जाता है, क्योंकि आपका बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे फ्रूट जो है वो ज़ाया होता है और इतना ज़बरदस्त फ्रूट है। मुझे याद है एग्जैक्टली, आप वहाँ पे खुबानी, आलू बुखारे, किसी की भी बात करें, नाशपातियों की बात करें, तो वो आपके पास वहाँ पे एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जिसको आप प्रमोट पूरी दुनिया में कर सकते हैं, लेकिन वसाइल का फुकदान नज़र आता है। फिर वहाँ पर आपको एक और चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट नज़र आती है कि आपका पब्लिक प्राइवेट जो कंट्रीब्यूशन होता है वहाँ पर वो तो थोड़ा सा कम था, जिसके ऊपर हुकूमत ने फोकस किया है। और वहाँ पर ऐसी इंडस्ट्रीज़ और हॉस्पिटैलिटी बिजनेस जो होटल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं उसको एक सनत का दर्जा देना चाहिए, ताकि वहाँ पर उनको एजुकेट किया जाए। वहाँ की लेबर, वहाँ के लोग जो हैं, इस मामले में आप अगर पूरे पाकिस्तान में चले जाएँ तो आपको हर जगह गिलगित बल्तिस्तान के लोग नज़र आएंगे। तो उनको अगर आप एजुकेट करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, उनको इंटरनेशनल कोर्सेज की तरफ लेके जाते हैं, अच्छे मयार के वहाँ पे होटल्स बनाए जाएं जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं, अगर वहीं पे उनको रोजगार के मौके मिल जाएंगे, टूरिज्म के लिए आप जब प्रोग्राम्स लाएंगे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी, और फिर तो उनको मकामी को अगर आप देखें मिशेल, वहाँ पे जो मिनरल्स मौजूद हैं, वहाँ पे जो मादनियात वहाँ पे मौजूद है, वहाँ पे दुनिया की हर नेमत मौजूद है। आपको जेमस्टोन से लेकर आपको दुनिया की कीमती धातों तक
का वहाँ पे मिलेगा। बल्कि इवन अगर हम बात करते हैं वहाँ पे, खुद जब हम गए तो वहाँ पे जब वो लैंडस्लाइड होती थी, ब्लास्ट हो रहा था, रोड बन रही थी, तो फॉल्स गोल्ड जो सूरज में ऐसे चमक रहा था जैसे सोना मौजूद है, तो खुद हैरान हम रह गए कि ये क्या चीज़ है। तो उस चीज़ को अगर हम देखें तो वहाँ पर अल्लाह ताला की हर चीज़ है, नेमत है। आपको 3 पहाड़ी सिलसिले दुनिया के मशहूर, कराकोरम, हिंदुकश, और आपको ये तीसरा भी जो सिलसिला है वो मिलता है। लेकिन आपके पास एक चीज़ जो वहाँ पे नहीं है, वो वसाइल का फुकदान था, और ये हमेशा से इग्नोर होता रहा। हर हुकूमत की वहाँ पे कोशिश थी, ऐलानात ज़रूर हुए, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। इन तमाम चीज़ों को तवज्जो ही नहीं थी ना इस शोबे के ऊपर, तो वैसे ही तवज्जो नहीं थी। वज़ीर आज़म शुरू से टूरिज्म की बात कर रहे हैं, वज़ीर आज़म अपनी किताब में भी जिक्र करते, इन जगहों से उन्होंने खुद तमाम चीज़ों को विजिट किया। एक उनका जज्बाती वाबस्तगी थी, और हमेशा से वो प्रेफर करते आए हैं इन इलाकों को। ब्रेकअप दे रहा था आपको, जिस तरह साउथ एशियन कंट्रीज़ के हवाले से जो जीडीपी के अंदर उनका टूरिज्म के हवाले से जो कंट्रीब्यूशन आता है, वो अगर हम देखें तो पाकिस्तान के पास क्या नहीं है। हम रिलीजियस टूरिज्म की बात कर रहे थे, टेक्सला और मोंजोदाड़ो की हम बात करते हैं। यहाँ पे 3 तहजीबें टेक्सला के अंदर अगर हम बात करते हैं, आर्यंस की बात करें, बुद्धिस्ट की बात करें, हिंदू कल्चर्स की बात करें, ये आपके रिलीजियस एलिमेंट आ जाता है, लोग वहाँ पे आते हैं। फिर उसके अलावा अगर आप बात करते हैं करतारपुर राहदारी का आपने जिक्र किया, वजीर आजम का सबसे बड़ा सिखों के लिए मक्का मदीना का दर्जा दिया गया, और आप इन चीज़ों को किस तरह इग्नोर कर सकते हैं। तो ये आपके मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। हमारे यहाँ लाहौर में दाता साहब देख लीजिए, बहुत लोग दुनिया में चाहते हैं वो यहाँ आए, बीबी पाक दामन जैसी जगह जो है बिल्कुल वो है। अगर हम इनको बेहतर तरीके से यहाँ पे फैसिलिटेट करें लोगों, ननकाना साहब को देख लें, हसन अब्दाल को आप देख लें, इनके जो त्यौहार होते हैं, जो सिख कम्युनिटी यहाँ पे आती है, हिंदुओं के आपके सिंध में आप कटास राज मंदिर की बात करें, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर एक फैसला भी लिया और उसके तहफ़्फ़ुज़ की भी बात की गई। तो यहाँ पे अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ ना सिर्फ दिया जाता है बल्कि बहुत ज़्यादा ट्रू, तो ये वो चीज़ें, इवन आप इस्लामाबाद में शाह दिता से ऊपर जाएं तो आपको वहाँ पर जो सरात मिलते हैं, वहाँ पे तहजीबों के निशान मौजूद हैं, लोग दुनिया देखने आती है। इन चीज़ों को प्रमोट करने की ज़रूरत है। रादर जिस तरह आपने कहा कि जी हम अपनी वेकेशन जो है यूरोप में जाके करें, तो आप पहले पाकिस्तान तो देखें। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर प्रमोट करने के लिए मीडिया का भी बड़ा रोल है, नो डाउट, और इसके ऊपर भी काम हो रहा था। हमने सुना था कि वज़ीर आज़म का अपना बड़ा इंटरेस्ट था कि एक इंटरनेशनल लेवल का एक ऐसा चैनल हो कि जिसके जरिए जो है वो पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जो है वो कुछ शुरू किया जा रहा है, और इसके ऊपर बाकायदा उम्मीद करते हैं कि जल्द इसके ऊपर भी काम होगा। नाज़रीन, बात करेंगे रेवेन्यू कलेक्शन का जो हदफ रखा गया है इस मरतबा बजट के अंदर 5,800 बिलियन का ये जो है हदफ है, जो कि गुज़श्ता बरस 4,700 बिलियन था, यानी अच्छा खासा इजाफा जो है उसमें है। हम आज बात करेंगे कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस हदफ को पूरा करना, इसको हासिल करना मुमकिन हो पाएगा, और हुकूमत को इसमें किस किस्म के चैलेंजेस जो हैं वो दरपेश हैं, और हुकूमत को जो है वो तवक्कुआत क्या है, क्या वाकई ये हो जाएगा, इसी पर हम बात करेंगे। और इससे पहले कि अपने मेहमान को हम शामिल करें, आसिम, मैं चाहूँगी कि आप ज़रा इसके ऊपर, क्योंकि हुकूमत अगर ये हदफ रख रही है तो हुकूमत के लिए बिल्कुल, लेकिन तवक्को होगी, एतमाद है हुकूमत को, क्योंकि जिस तरह भी हम पहले उस टॉपिक में बात कर रहे थे, ओवरसीज पाकिस्तानीज की तरफ से अगर हम 15 लाख टैक्स पेयर्स को टैक्स नेट में इजाफा देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर आपके जो अहदाफ हैं उनको रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, क्योंकि देखिए 18वीं तरमीम के बाद आपके पास बहुत सारे जो इख्तियारात हैं रेवेन्यू के हवाले से सूबों के पास भी चले गए हैं। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है वफाकी हुकूमत के लिए। बिल्कुल, डॉक्टर आबिद करीम सलेहरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, ये हदफ तो हमने रख लिया, लेकिन एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि टैक्स ज़ाहिर है नहीं लगाया गया कोई नया टैक्स, तो फिर ये कैसे मुमकिन होगा कि ये महसूलात जो है ये किस तरह से पूरे होंगे? देखिए, महसूलात पूरे करने के लिए आपको अपना बेस लाइन देखनी है, और हमारी बेस लाइन जो है इंशाल्लाह 30 जून को आप देखेंगे कि ये जो 4.7 ट्रिलियन का जो रेवेन्यू का हदफ है इंशाल्लाह ये ओवर एक्सीड हो चुका होगा। और जब आप 4700 अरब रुपए एक माली साल में इकट्ठा कर लेते हैं, तो अगले माली साल में 17-18% की ग्रोथ जो है उनको बहुत ओवर एम्बिशियस टारगेट नहीं है। हमें पता है कि अगर हम जीडीपी ग्रो करती है मुख्तलिफ जो इस वक्त, लेकिन डॉक्टर साहब आप नहीं समझते कि इस बात की भी थोड़ी सी वजाहत होनी चाहिए कि टैक्स नेट में किन लोगों को शामिल किया जाएगा, एग्जाम्पशंस कौन सी खत्म की गई हैं, किस तरह से ये सब होगा? ये तो 29 जून को जब आपका फाइनेंस बिल जो है जो फाइनल अप्रूव हो रहा होगा, तो उसमें जाहिर है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं उनमें से जब तक खत्म होगी, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिससे कि टैक्सेस जो है लग रहे हैं। इस वक्त अगर आप हुकूमत की अभी तक की स्ट्रेटेजी देखते हो तो जो वो तमाम चीज़ें जो कि
एक अवाम को जिन पर बर्डन आ सकता था, वो दूध है या वो आटा है या वो प्रोसेस्ड फूड है, तो आप देखिए कि उन पे टैक्स प्रपोज करने के बाद वापस ले लिया गया। इसी तरीके से जो सरकारी मुलाजमीन के मेडिकल रिएम्बर्समेंट थी या उनके प्रोविडेंट फंड वगैरह, लेकिन जिन चीज़ों पर टैक्स लगा होगा ये वो है जो कि जिनको टैक्स नेट में होना चाहिए और वो टैक्स नेट में नहीं है, जिनका जो तर्ज ज़िंदगी है वो उनके टैक्स रिटर्न से मुताबिकत नहीं रखता या जिनका तर्ज ज़िंदगी के मुताबिक वो टैक्स नेट में नहीं है। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, डाटा का इस्तेमाल करते हुए एक तो उनको लाया जाएगा। दूसरा, हुकूमत का काफ़ी फोकस है कि जो रिटेलर्स हैं, और यहाँ पे ये आर्गूमेंट बनता है कि जी रिटेलर्स हैं, अगर वो कारोबारी हजरात, ताजर हजरात जो है जो कि स्पेशली दरमियाने या बड़े दर्जे के हैं, उनको टैक्स नेट में शामिल उनको टैक्स नेट में शामिल होना चाहिए। आपकी जो बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं जिसमें खास छोटी दुकानें हो, सुपर मार्केट है, जिना सुपर है, आपकी राना मार्केट है, लाहौर में लिबर्टी मार्केट है, शहालमी है, इचरा है, कराची की मार्केट है, तो अगर आप इनके ट्रेडर्स की टैक्स रिटर्न देखें तो अक्सर या तो टैक्स नेट में रजिस्टर्ड ही नहीं है, या अगर आप उनको जो टैक्स है और उसकी जो उनका एनुअल टर्नओवर है अगर उसको देखें तो कोई मैच नहीं बनता है। तो इस तबके को टैक्स में देना चाहिए। इसी तरह से सर्विसेज सेक्टर में जो लोग हैं जिनका टैक्स नेट चाहिए में और होने में या करने में, इकदामात करने में ये बड़ा फर्क है। तो और ये अभी चूंकि जो आम मार्केट्स जिनका आपने भी जिक्र किया, यहाँ जो कारोबारी हजरात बैठे हैं वो तो नहीं उस तरह से शामिल, वो कहाँ टैक्स देते हैं। तो ऑर्गेनाइज जो बिजनेसमैन है वो तो है इसमें शामिल टैक्स नेट में, लेकिन ये लोग नहीं है। इसके लिए हुकूमत क्या इक़दाम करेगी? अभी इनके लिए बचना मुश्किल इसलिए हो जाएगा कि इनके NIC की मदद से इनके बैंक अकाउंट, इनकी तमाम ट्रांजेक्शन की डिटेल, वो सारा जो डाटा था जो कि FPR का डाटा, नादरा का डाटा, स्टेट बैंक का डाटा, अब ये सिंक्रोनाइज करने की एबिलिटी जो है वो आ चुकी है। और जब ये इन 3 बड़े रियासती इदारों का डाटा जो है वो एक जगह इकट्ठा हो जाए, स्टेट बैंक जो है अगर वो तमाम बैंक जो अकाउंट होल्डर्स है उनकी डिटेल FPR को दे रहा है, नादरा जो है वो CNIC की तमाम ट्रांजेक्शन की डिटेल दे रहा है, उसके बाद अगर टैक्स इकट्ठा नहीं होता तो वहाँ पे फिर कहा जा सकेगा कि पॉलिटिकल विल की कमी थी या गवर्नेंस का फेलियर था या हुकूमत का फेलियर था। तो इन सारी चीज़ों पे बेदर्जा उत्तम अब जो लेजिस्लेशन है वो भी हो चुकी है, पॉलिसीज जो है रेलेवेंट वो भी बन चुकी है। तो ये जो इनफैक्ट 21-22 है, ये हमारे लिए एक टेस्ट ईयर है कि इसको हम देखें कि एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स पे बोझ बढ़ाए बगैर टैक्स नेट को किस तरीके से एक्सपेंड करना है। और हुकूमत का अभी तक तो आपको पॉलिटिकल रिजॉल्व लग रहा है कि वो तमाम लोग जिनको टैक्स नेट में होना चाहिए और वो नहीं, उनको वो टैक्स के बारे में लेके आने पे पूरी तरह से अभी तक कमिटेड है। डॉक्टर साहब, इसमें इनफॉर्मल इकॉनमी का तो आप जिक्र कर रहे हैं, उसको आप फॉर्मल इकॉनमी की तरफ लेकर आने की कोशिश करेंगे और ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसमें एक और चैलेंज ये है कि आपका जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, जहाँ पे वजीर आज़म ने बारहा इस हवाले से कहा है कि आवाम को रिलीफ देने के लिए उस पर से दबाव कम किया जाएगा, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो है उसके सिस्टम को कम करके और आप टैक्स नेट को बढ़ाएंगे। आप समझते हैं कि आपका मेन सोर्स, माजी में भी हम देखते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन रही है, मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर सर्विसेज टैक्स की बात की जाए, वैट की बात की जाए, तो आप समझते हैं कि ये टैक्सेस कम करने के बावजूद आप लोग अहदाफ पूरे कर लेंगे अपने? देखिए, अनफॉर्चुनेटली इनडायरेक्ट टैक्सेस अभी भी रहेंगे, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस में देखें ना, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस दफा दूध पे टैक्स, जो प्रोसेस मिल्क था, डेयरी मिल्क, उस पे डेयरी प्रोडक्ट्स पे टैक्स प्रपोज हुआ था। ये जो योगर्ट वगैरह है इन पर टैक्स प्रपोज हुआ था, आटे पे टैक्स प्रपोज हुआ था, चीनी पे टैक्स प्रपोज हुआ था। तो वजीर आज़म साहब ने नोटिस लेते हुए इन सब टैक्सेस को हटाने का हुक्म दिया ताकि आवाम को जहाँ पे पिंच ना हो। हाँ, जो अब जैसे एक इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो भी लोगों को सुविधा होगा, वो 5 मिनट से ज़्यादा की टेलीफोन कॉल जो है उस पर जो 75 पैसे का टैक्स है, लेकिन वो एक ऐसा टैक्स होगा जो कि शायद डिस्टर्ब कर रहे होंगे 15-20 अरब रुपए जो उससे इकट्ठे होने हैं। लेकिन उसको भी देखिए कि अगर सिर्फ काम की बात करनी है या अगर तो आपको कितने मिनट चाहिए कॉल, या अगर आप व्हाट्सएप या बाकी और बहुत सी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं जिसमें कि स्मार्टफोन या इंटरनेट सर्विस को आप प्रमोट कर रहे हैं, तो इस तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, ये तो होंगे। लेकिन आप बैलेंस देखें ना कि उसमें बहुत सी चीज़ों पे जो है वो टैक्सेस कम भी कर दिए गए, बहुत सी चीज़ों पे फेडरल एक्साइज ड्यूटी कम की गई, GST कम भी की गई।
तो अल्टीमेटली आप चादर जो है, चादर तो साइज वही है, आप उससे सर ढांप लें या आप उससे अपने पाँव ढांपने की कोशिश करें, तो वो जो उसमें इनडायरेक्ट का जो अभी तक का पोर्शन था वो तो शायद उतना ही रहेगा। हाँ, ये जरूर कोशिश की गई है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस की प्रोपोर्शन बढ़ाई ना जाए, अजाफी इनडायरेक्ट टैक्सेस ना लगाए जाए, बल्कि अजाफी टैक्सेस जो है वो इनकम पे आ रहे हैं। इनकम के हवाले से भी हम लोगों ने जो ब्रैकेट्स हैं उनको चेंज करने की हुकूमत कोई बात कर रही है, जिसका थोड़ा सा इशारा मिशेल भी दे रही थी शुरू में, तो आप समझते हैं टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा उसको लोअर डाउन किया जाएगा? देखिए, जो पर्सनल इनकम टैक्स है उनकी ब्रैकेट्स को तो फिलहाल छेड़ने की तजवीज नहीं है इस फाइनेंस बिल में। सही। और IMF के दबाव के बावजूद कि इसको तकरीबन IMF चाहता था कि यहाँ से 150 अरब रुपया इकट्ठा किया जाए, हुकूमत ने उनकी बात मानने से इनकार किया है। अब वो पैसे जो हैं वो किस तरीके से टैक्स नेट को बढ़ा के इकट्ठे किए जाएंगे ये आपको पहले क्वार्टर में पता चल जाएगा। जो सितंबर के हमारे अदाद-ओ-शुमार आएंगे अगले माली साल के पहले क्वार्टर के, वो एक थोड़ा सा लिटमस टेस्ट होगा जो नई इक्तिसादी पॉलिसीज है उनके हवाले से, कि क्या वो दुरुस्त सिमत में जा रही हैं या हुकूमत जो है उसके एस्टिमेशन में कहीं से कोई गलती हुई थी। तो हमें कम से कम पहले 3 माह जो है वो तो देने पड़ेंगे और देखते हैं कि चीजें किस सीट पे जाती हैं। सही। अच्छा, हम चैलेंजेस की बात करें डॉक्टर साहब, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो स्मगल शुदा जो चीज़ें हैं उनकी हवाले से है, और बजट में ख़ास तौर पे बजट तकरीर में ये बात की गई कि इस हवाले से इक़दाम जो है वो किए जाएंगे। ये क्या ये पॉसिबल है? इसके इन्फोर्समेंट कह तो दिया गया कि इक़दाम किए जाएंगे, लेकिन ये मसला तो बहुत बड़ा है। देखिए ना, इसमें अब ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो है 3 सनतों पे, तो सिगरेट पे, सीमेंट पे, शुगर पे, इन पे तो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो है वो आ रहा है। अच्छा। जो भी चीज इनमें से बनेगी उस पर एक स्कैन जो बार कोड है वो होगा और उसको कहीं भी ट्रेस किया जा सकेगा, उसकी ओरिजिन को, उसकी कहाँ से वो चली, कहाँ तक वो पहुंची। और जिन चीजों पे ये बार कोड नहीं होगा इसका मतलब होगा कि वो इलिस्ट है या वो स्मगल्ड है। तो ये चीज जो है ये तो आपके शुरू हो जाएगी। बाकी जो है, बाकी भी जो रजिस्टर्ड है जो टैक्स नेट में और जो नॉन रजिस्टर्ड है उनके टर्नओवर पे और उनकी जो आप उनको सेल कर रहे हैं वहाँ पे थोड़ी सी जो है स्क्रूटनी उसको बढ़ाया जा रहा है। इसी तरह से अगर आप देखें तो जो 3 सनतें थी, ज्वेलर्स जो है, रियल एस्टेट एजेंट्स जो हैं, ऑटो डीलर्स जो हैं, इनको कहा गया है कि अगर ये कोई सस्पिशन ट्रांजैक्शन देखते हैं तो उसको वो रिपोर्ट करें। यानी अगर मैं प्रॉपर्टी लेने जाता हूँ और मैं एकदम से कैश पे बहुत बड़ी प्रॉपर्टी लेना चाह रहा हूँ, चेक के जरिए लेना चाह रहा हूँ, तो एक खास लिमिट से ज़्यादा की जो होगी उसको रिपोर्ट करना होगा। तो ये फैटअप में रहने की वजह से भी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई है कि जो आप अपने कवानीन को फैटअप के मुताबिक डाल रहे हैं तो आपकी इकॉनमी जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर से फॉर्मल सेक्टर की तरफ आना शुरू हो जाएगी। और जब वो फॉर्मल सेक्टर की तरफ आएगी तो वो बड़ी मछलियाँ जो कि टैक्स नेट में नहीं है उनको फिर टैक्स नेट में लाना आसान हो जाएगा। चलें, चैलेंजेस बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आज हमने रेमिटेंसेस की भी बात की, रोशन डिजिटल अकाउंट की भी बात की, उसमें हम देख रहे हैं पेशरफ्त। इन चीज़ों में भी इन मसाइल को जो है वो आप हल कर लेंगे और इंशाल्लाह बेहतरी देखी जाएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद करीम सलेरी साहब आपके वक्त के लिए। अच्छा, इसमें आसिम, ये जो स्मगलिंग है जिस तरह से होती है पाकिस्तान के अंदर, स्मगल शुदा बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स जो हैं, यहाँ तक कि ऑयल जो है वो भी आता है, गाड़ियां हैं और चीज़ें सारे, उसमें तो टैक्स जो है उसकी तो आप कोई बात ही नहीं फिर कर सकते। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि इसके ऊपर, लेकिन ये है बहुत मुश्किल इस लिहाज से नहीं है। इसमें देखें जो आपके रूट्स हैं, ख़ास तौर पे जो आप जो सप्लाई चेन्स हैं उनके ऊपर अब वैसे भी आपके बॉर्डर फेंसिंग का एक सिलसिला ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। 90% आपने कंप्लीट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो वो एक सबसे बड़ा जो रास्ता था वो ब्लॉक होगा। दूसरा ये है कि वाया चैनल जब आपको टैक्स पे करके पाकिस्तान के अंदर चीज़ें आएंगी तो पाकिस्तान की इकॉनमी स्ट्रांग होती जाएगी। सिर्फ वहाँ से आना नहीं, यहाँ से जाना भी बड़ा मसला है। दोनों तरफ वाइस वर्सा अगर हम बात करते हैं, आपको याद होगा सलाला वाक़या के बाद 7 महीने आप लोगों ने बॉर्डर सील रखे, तो आपकी जो अशिया खुर्दनोश की कीमतें थी वो ऑलमोस्ट 50% पे आ चुकी थी पाकिस्तान के अंदर। तो अभी भी वज़ीर आज़म ने इसके हवाले से बड़े सख्त इक़दाम किए और उसके बाद हमने देखा चीज़ें कंट्रोल होना शुरू हुई।
अब जब हम इनफॉर्मल इकोनॉमी की बात करते हैं तो उसमें स्मगलिंग शामिल है, जिसमें मोबाइल फोन के ऊपर भी पाबंदियां लगी हैं, जिसके बाद आपको टैक्स पे करना पड़ता है, आपको राइट चैनल से आना पड़ता है। बिल्कुल, और पीटीए के जिस तरह हम जदीद तकाजों के मुताबिक हम चीजों को फ्रेंजिकली लेके चलेंगे, बारकोड्स का जिक्र करें आबिस लहरी साहब, तो ये चीजें आपकी मॉनिटर होती जाएंगी और आहिस्ता आहिस्ता फौरी तौर पर नहीं, जादू की छड़ी किसी हुकूमत के पास नहीं होती, लेकिन डायरेक्शन ठीक है। इसलिए हम देख रहे हैं कि एतमाद है हुकूमत को, और वो इसके ऊपर बड़े ऑप्टिमिस्टिकली इस पे बात की उन्होंने। हालांकि बड़े वादे, बड़े दावे कर रहे हैं, बड़े बड़े डिसीजंस ले रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये बात की जा रही है, इसके रिजल्ट्स जो हैं वो भी हमें नजर आएंगे, और हम एक दिन यहाँ बैठे हुए ये बात कर रहे होंगे कि हम समझ रहे थे कि शायद ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन कितने जल्दी ये अचीव कर लिया गया। इंशाल्लाह प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे खत्म होता है। बहुत शुक्रिया आसिम आपके वक्त के लिए। मिशेल बुखारी को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।